अस्सलाम वालेकुम। तो हम अपना आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा था कि हम अपना जो लास्ट टॉपिक था इंटरफेरेंस उसको कवर करेंगे। उसके बाद 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं इस चैप्टर की और बाद में जो मैंने आपको मार्क करवाए थे, जो प्रॉब्लम्स थे वो होंगे। तो इंटरफेरेंस डिस्कस करने से पहले लेट्स रिवाइज़ द सुपरपोज़िशन ऑफ 2 वेव्स या मोर वेव्स। तो हम देख सकते हैं सुपरपोज़िशन होती है हमारे पास। अगर आपके पास 2 वेव्स हैं और वो दोनों एक स्ट्रिंग के अलोंग ट्रैवल कर रही हैं, मतलब आपकी मर्ज़ी है, आपको अस्यूम कर लें कि वो सेम एक्सिस पे हैं या फिर वो मतलब एक राइट मूविंग वेव और एक लेफ्ट मूविंग वेव है या दोनों ही सेम मूविंग वेव्स हैं, तो मतलब वो डिपेंड करता है आप कौन सी वेव ले रहे हैं। तो हम अस्यूम करते हैं हमने 2 वेव्स ली हैं और दोनों ही एक स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रही हैं और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। उनके अपने-अपने डिस्प्लेसमेंट है। पहली वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द स्ट्रिंग वो y1 है और जो दूसरी का वो y2 है। तो ओवरलैपिंग के दौरान जो उनका जो नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो दोनों का समेशन होगी और हमें जो ओवरलैपिंग के केस में नज़र आएगा वो हमें एक रिजल्टेंट वेव नज़र आएगी, ना कि इंडिविजुअल वेव नज़र आएँगी। हमने इस चीज़ को भी देख लिया था कि हमारे पास जो ओवरलैपिंग है, जो सुपरपोज़िशन है, वो जो वेव्स की किसी भी तरीके की जो डायनामिक्स है उसको चेंज नहीं करती हैं। जो वेव्स पहले से जिन जिन वेलोसिटी से मूव कर रही थी और जिस डायरेक्शन में जा रही थी और जो उनकी एम्पलीट्यूड या जो उनकी फ्रीक्वेंसी थी वो एग्ज़ैक्टली सेम उसी तरीके से मूव करेंगी आफ्टर द ओवरलैपिंग। तो अब हमने जो कहा था जो ओवरलैपिंग के केस के अंदर में चीज़ नज़र आ रही थी कि मतलब हमें जो ये एम्पलीट्यूड है, ये कितना नज़र आना चाहिए। तो ये मतलब ज़्यादा हो या कम हो, ये चीज़ें हमें बताती है इंटरफेरेंस। तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं, इंटरफेरेंस होती है हमारे पास। तो इंटरफेरेंस से मुराद सिंपली दोनों इंटरफेयर कर रही हैं, दोनों ओवरलैप कर रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि सुपरपोज़िशन प्रिंसिपल या इंटरफेरेंस इज़ काइंड ऑफ अ सिनोनिम। मगर जो इंटरफेरेंस है वो प्रिसाइज़ली आपको ये बताती है कि आपका जो एम्पलीट्यूड है, जो ओवरलैपिंग एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा, ठीक है? अगर हम देखें हमारे पास 2 साइनसॉइडल वेव्स हैं और उनका जो एम्पलीट्यूड है और जो वेवलेंथ वो दोनों की सेम है। मतलब ये अपनी आसानी के लिए हमने अस्यूम कर लिया दोनों के एम्पलीट्यूड भी सेम है और दोनों की वेवलेंथ भी सेम है और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं स्ट्रिंग के अलोंग। अब हम ज़ाहिर-सी बात है उसको सुपरपोज़िशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे और हम ये मतलब देखेंगे कि मतलब जो उसका रिजल्टेंट पैटर्न होगा वो कैसा होगा? ज़्यादा होगा, कम होगा, जो द रिजल्टेंट वेव आएगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, क्या वो दोनों इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड के कंबाइंड होगा या मतलब डबल हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्या होगा वो चीज़ हम देखेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि दोनों वेव्स के दरमियान फेज़ डिफरेंस क्या है। तो वो जो प्रॉपर्टी है फेज़ की वो मैटर करेगी। तो अगर मैं बात करूँ अब हमें पता है फेज़ क्या होता है, वो जो जो साइन का आर्गुमेंट है के एक्स नेगेटिव ओमेगा टी, वो प्रॉपर फेज़ बताता है हमें। तो हमें देखना दोनों का फेज़ किस आपस में रिलेट कर रहा है। वैसे 2 टर्म्स है हमारे पास, ए इन फेज़ और आउट फेज़। अगर तो 2 वेव्स हैं और दोनों की जो क्रस्ट है, जो दोनों की पीक वैल्यूज़ है, जो दोनों की पीक हैं, अगर वो दोनों एक-दूसरे के ऊपर रिज़ाइड कर रही हैं और जो दोनों की वैल्यूज़ हैं, जो ट्रफ्स हैं, वो एक-दूसरे के ऊपर रिज़ाइड कर रहे हैं, तो हम कहते हैं वो इन फेज़ है, मतलब उनमें कोई भी फेज़ डिफरेंस नहीं है। और अगर एक की जो क्रस्ट है, वो दूसरे की ट्रफ पे लाया कर रही है या आगे-पीछे कर रही है, तो मतलब एग्ज़ैक्टली दोनों की जो क्रस्ट है, एक-दूसरे के ऊपर लाया नहीं कर रही, तो हम कहते हैं या दोनों की जो ट्रफ्स हैं, वो एक-दूसरे के ऊपर लाया नहीं कर रही, तो हम कहते हैं ये दोनों वेव्स आपस में आउट ऑफ फेज़ हैं। तो वो आउट ऑफ फेज़ सम एंगल पे होंगे जिसको हम फेज़ डिफरेंस कहते हैं। ठीक, तो अगर तो अब हमारा अब यहाँ पे मैं स्टेट कर रहा हूँ कि अगर तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था कि अगर तो हमारे पास ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास जो वेव्स हैं वो इन फेज़ हों, एग्ज़ैक्टली इन फेज़ हों, तो जो जो हमारे पास रिज़ल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, वो डबल हो जाएगा। ठीक? तो मतलब अगर हमारे पास एक वेव एम्पलीट्यूड 5 एम्पलीट्यूड की आ रही है, दूसरी भी एक दूसरी वेव भी आ रही है, वो भी 5 एम्पलीट्यूड की है, बिकॉज़ हमने ऊपर जो ये सपोज़िशन की हुई थी कि हमारे पास दोनों के जो एम्पलीट्यूड है, वो दोनों के सेम होने चाहिए और दोनों की वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए। तो हमने कहा जो दोनों वेव्स हैं, अगर तो उनके एम्पलीट्यूड बराबर हैं और वो दोनों इन फेज़ हैं, तो जो उनका रिज़ल्टेंट एम्पलीट्यूड होएगा, वो 10 होएगा। तो और अगर आउट ऑफ फेज़ है, तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, हमें एक लगेगा 2 वेव्स आ रही थी, वो आपस में ओवरलैप की हैं, जैसे वो ओवरलैप की हैं, तो हमें वो दोनों वेव्स गायब हो गई हैं। तो हमें कुछ ऐसा हमें नज़र नहीं आएगा, रिज़ल्टेंट वेव 0 एम्पलीट्यूड की होएगी और फिर थोड़ी देर के बाद वो दोबारा अपने उनके एम्पलीट्यूड बनना शुरू हो जाएँगे।
तो ये जो हमारे पास ओवरलैपिंग है विद सम फेज, उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। अब हम अपनी एक जेनेरिक केस को डिस्कस करते हैं। हमारे पास पहली वेव थी जिसमें हमने कहा कि वो y1 है हमारे पास, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो मतलब y मैक्सिमम है, कोई ym है, और उसका जो हमारे पास फेज है वो kx नेगेटिव ओमेगा t है। और दूसरी वेव ली है विद सम फेज कांस्टेंट। हमने जो फेज कांस्टेंट जो पिछले चैप्टर में यूज किया है, वो हमने यूज किया था दिस साइन, ये वाला हमने डेल्टा का यूज किया था, क्योंकि हमने जो फेज कांस्टेंट की टर्म यूज की थी। मगर आप इस चैप्टर में जो है उसने ये फाइव यूज किया हो, तो हम भी को फाइव यूज करेंगे। तो हमने कहा कि एक वेव आपकी सिंपल ये है, और एक वेव जो है वो अपने इस फेज डिफरेंस से वेरी कर रही है। और बाकी हमें ये जो सपोजिशन लगाई हुई थी हमारे पास, ये चीज़ें सेम है कि जो उनके एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, या उनकी जो एम्पलीट्यूड है, और जो उनका वेव नंबर है, उस दोनों के सेम रहेंगे अपनी आसानी के लिए। और दोनों सेम एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, मतलब पॉजिटिव एक्सिस में मूव कर रही है, मतलब सेम वेलोसिटी। ठीक, अब हमें पता है कि दोनों वेव्स हैं ये आउट ऑफ फेज है, इन फेज नहीं है। अगर इन फेज होती तो ऑब्वियसली बात है, दोनों का जो आपस में फेज डिफरेंस होना वो जीरो होना चाहिए था। मगर यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो आ गया है सम ए फाई आ गया हमारे पास। इसका मतलब है कि दोनों आउट ऑफ फेज है बाय सम एंगल फाई। तो अब हमें इसके ऊपर सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई करते हैं। तो अब जहाँ पे मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया, y1 प्लस y2, तो मुझे y1 पता है कि y1 की जो मेरी वैल्यू है वो ये वाली आती है, और जो y2 है उसकी वैल्यू ये है। अब हमें यहाँ से ym दोनों कॉमन ले लिया, तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब हमें पता है कि अब आप ये देखें, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग रही है साइन की। अब हमें पता है कि ये जो है हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री एक रिलेशन है, जो कि है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जो कि बराबर होता है 2 cos साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, और साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों साइन हैं, ये अल्फा है पूरा, ये बीटा है। हम ये वाली प्रॉपर्टी जो है इस पर अप्लाई करेंगे, हमारे पास जो फाइनल रिजल्टेंट वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ये बन जाता है हमारे पास। अब आप देखें, ये अगेन वही चीज है, ये एक रिजल्टेंट वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट बाय प्राइम है एक्स इंटू टी। और जो ये वाली हमारे पास टर्म है, ये वाली, ये अगेन ये एम्पलीट्यूड है, ये पूरे का पूरा एम्पलीट्यूड है किसका, रिजल्टेंट वेव का। और ये सिंपल आगे उसकी जो हमारे पास होती है साइन, जो साइन वेव है, साइन के एक्स नेगेटिव ओमेगा टी और प्लस फेज कॉस समथिंग। तो इसका मतलब है, तो अब हमारे पास ये वाली टर्म है, दिस वन, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। ठीक, तो अब देखिए, अगर ये मेरा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, तो अगर तो मेरा फेज डिफरेंस जीरो हो जाए, मतलब बिल्कुल वो आपस में इन फेज हो जाए, तो अब जो फेज डिफरेंस है वो जब मैं जीरो करूंगा इन फेज हो गई। तो जब कॉस ये जीरो आ जाएगा तो कॉस जीरो, तो ये टू एम्पलीट्यूड, जो मैंने ऊपर बात की थी, एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर हमारे पास जो दो वेव्स हैं वो इन फेज हों, तो वो आपस में क्या होंगे, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो डबल हो जाएगा। और अगर वो आउट ऑफ फेज हो तो उनका जो रिजल्टेंट है वो उस हिसाब से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो इसका एक्सप्रेशन देखा, जब हमने इसका फाइनल रिजल्ट निकाला, हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने देखा, जब हमने फेज डिफरेंस की वैल्यू जीरो की, मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो टू वाई एम डबल हो गया उसके। ठीक है, और अगर हमारे पास पोज करने के यहाँ पे फेज डिफरेंस हमारे पास हो जाता है बस अगर आप इसको पाई कर लो, पाई कर लो, पाई का फेज डिफरेंस कर लो, जो इसके तो पूरा जो हमारे पे एम्पलीट्यूड होएगा वो पाई बाय टू 90 होता है, तो कोस इनटू जीरो होता है, तो हमारे पास एक जीरो रिजल्टेंट मिलेगा, एम्पलीट्यूड मिलेगा हमारे पास। ठीक, तो अगेन ये मैंने वेव फॉर्म बनाई हुई है, जो एक दोनों वेव्स हैं वो आपस में इन लाइन है, फेज डिफरेंस जीरो है। तो हमें जो इसका रिजल्टेंट मिलेगा वो हमें एक कंबाइंड जो रिजल्टेंट मिलेगा, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो दोनों वेव के एम्पलीट्यूड के डबल होएगा। वो हमने इस एक्सप्रेशन से देख भी लिया। इस तरह की जो वेव होती है जिनमें कंप्लीटली जो दोनों वेव्स हैं वो आपस में कंप्लीटली इन फेज होती है, उनको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अब अस्यूम कर लें हमारे पास एक वेव है, जो कि ये हमारे पास एक ब्लू कलर की वेव है, वो जो रेड कलर की वेव है, इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो पाई है। अब जो ये फेज डिफरेंस पाई होगा, जब मैं इसका एम्पलीट्यूड निकालूंगा रिजल्टेंट वेव का, वो इसे एक्सप्रेशन को मैं यूज करूंगा। इसमें जब पाई की वैल्यू पुट करूंगा, पाई बाय टू कॉस पाई बाय टू जीरो होता है, जो मुझे मिलेगी
रिजल्टेंट वेव मिलेगी, नजर आएगी, वो 0 एम्पलीट्यूड की होगी। मतलब मुझे नजर ही कुछ नहीं आएगा, मतलब वहाँ पे जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड 0 है। तो इस तरह की जो वेव है जो कि मतलब कंप्लीटली आउट ऑफ फेज हो, उनको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अस्यूम कर लें कि हमारे पास दो वेव्स हैं, लेकिन उनमें जो फेज डिफरेंस है वो सम कोई एक रैंडम नंबर है, मतलब 2/3 पाई, 2 पाई/3 है रेडियन। तो अब जो इसमें है हमारे पास, अब जब यहाँ पे मैं जो हमारे पास है फेज डिफरेंस, अब मैं 2 पाई/3 करूँ, तो इससे कोई वैल्यू आएगी, कोई नंबर आएगा। तो ये जो भी नंबर आएगा ये इस तरह से मल्टीप्लाई होएगा। ठीक। तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि कॉस की मैक्सिमम है तो 1 होती है, तो इसका मतलब ये 1 से कम ही आएगा। ये 2 जो मैक्सिमम है उससे थोड़ा कम ही देगा। जो इसकी इंटरमीडिएट आपको इंटरफेरेंस मिलेगी, मतलब आपका जो एम्पलीट्यूड होगा, वो दोनों वेव के जो एम्पलीट्यूड के दरमियान में करके लाई कर रहा होगा। इस तरह की इंटरफेरेंस को इंटरमीडिएट इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास पूरा सिनेरियो था मतलब इंटरफेरेंस का, कि इसमें आपने 2 वेव्स ली, उनको कंस्ट्रक्ट किया, रिजल्टेंट वेव को जो इम्पोज़ किया, उसका ये वाला चीज़ बनी। और हमारे पास ये वाली चीज़ जो हमने हाइलाइट की हुई येलो से, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आपने ये वाली चीज़ पढ़ी होगी, y इज़ इक्वल टू Ym sin kx नेगेटिव ओमेगा t प्लस कोई फेज़ कांस्टेंट जिसमें फाई यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक। तो ये वाली जो चीज़ है इक्वेशन, ये इसके वजह एनालिगस है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो होता है ये इसका सिंपल वेव का होता है एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है पूरी की पूरी रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। तो ये हमारी जो लास्ट डिस्कशन थी वो कंप्लीट हुई। तो अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के, और सबसे पहले उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। मगर आगे चलने से पहले मैं एक चीज़ ज़रा करेक्ट करवाना चाहूँ जो कि मैंने क्लास में गलत कर दी थी। वो ये थी कि हमने ये डिफाइन किया था कि हमारे पास जो वेव है उसकी जो डायनामिक्स है वो x into t मतलब उसकी जो जो पूरा वेव फंक्शन है, जो पूरा फंक्शन है वो x और t पर डिपेंड कर रहा है। और वो किसके बराबर है? एम्पलीट्यूड साइन kx नेगेटिव ओमेगा t। तो मैंने ये कहा था कि अगर तो मैं बात करता हूँ वेव की स्पीड की, प्रोपगेशन की, तो वो हमने कहा था कि वो आती है के एक्स नेगेटिव ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और फिर जब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, डिफ्रेंशिएट ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे मिल जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये हमने क्लास में रिजल्ट ड्राइव कर लिया था। मैंने ये कहा था कि अगर तो मैं ये थी हमारे पास प्रोपगेशन स्पीड, तो ऐसी अगर मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करूं, ये डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रिंग का। ठीक। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहलाती है। इससे आएगी, मैं उसको कहते हैं ट्रांसवर्स स्पीड या फिर वेलोसिटी। ट्रांसफर से मुराद क्या क्यों ले रहे हैं? बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, मतलब, और जो वेव है वो अलोंग एक्स एक्सिस प्रोपेगेट कर रही है। तो ये एक 90 के एंगल फॉर्म कर रहे हैं। इस वजह से इसको हम ट्रांसफर वेलोसिटी या स्पीड कहते हैं। और जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, अब देखें ये जो फंक्शन है ये 2 वेरिएबल्स का है, एक एक्स का फंक्शन है और एक टाइम का फंक्शन है। तो इसको हम डायरेक्टली डी बाई मतलब हम जो यूज करते हैं डी बाई डी टी, कंप्लीट डेरिवेटिव है वो नहीं लेंगे, हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे जो कि होता है करली बाय करली टी। और जो हम ये वाला डेरिवेटिव लेंगे इसमें हम जिस भी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, अगर टाइम के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, तो हम इसमें जो एक्स को है एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक। तो जो इसकी जो डेरिवेटिव होएगा उसको, अगर मैंने वी किया है तो इसको मैं वी प्राइम कह देता हूँ, और वो बराबर आएगा वाई एम वैसा का वैसा। और साइन का डेरिवेटिव को साइन होता है के एक्स नेगेटिव ओमेगा टी। और आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव, अब जो आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव लेंगे, अब ये पूरे का पूरा कांस्टेंट होएगा जो हमारे पास ये के एक्स है पूरे का पूरा, ये पूरे का पूरा हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, बिकॉज हम पहले एक्स को एज अ वेलोसिटी
कंसीडर कर रहे थे, एक्स का जब मैं डेरिवेटिव दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी आनी चाहिए, मगर यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्स कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो k इंटू एक्स एक अगेन कांस्टेंट, जो उसका डेरिवेटिव होगा वो 0 के बराबर होगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव ओमेगा। ये वाली वेलोसिटी है, ये है ट्रांसवर्स वेलोसिटी, जो जो मतलब पार्टिकल्स हैं वो जो कि अप एंड डाउन मूव करें, किस स्पीड से मूव करें, वो इस तरीके से निकालेंगी। हमने जो क्लास में निकाली थी जिसमें मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बजाय टोटल डेरिवेटिव ले लिया था, तो उसमें हमने ये वाली निकाली थी कि जिसमें हमने कहा था कि अगेन बाई एम कोसाइन एक्स नेगेटिव ओमेगा टी, अंदर का डेरिवेटिव लिया था तो हमने कहा था कि वो आ जाएगा के बी माइनस ओमेगा। तो ये वाली जो वेलोसिटी है ये गलत है, ये वाली नहीं है, क्योंकि इसमें हमने टोटल डेरिवेटिव लिया है, तो हमें टोटल डेरिवेटिव नहीं लेना, बिकॉज हमारा जो ए फंक्शन है वो टू वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, तो हम एट अ टाइम एक वेरिएबल को ही कंसीडर करेंगे, और जब हम पार्टिकल की जो ऑसिलेट करें अप एंड डाउन, उसके लिए हमें सिर्फ टाइम रिक्वायर्ड है, हमें ये नहीं पता कि वो एक्स में तो वो चेंज नहीं कर रहा, वो तो उसके ऊपर टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हम एक्स को एज कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो ये चीज मैं अगेन क्लास में भी रिपीट कर दूंगा, जब कमिंग क्लास है, अगर जो बच्चे ट्यूटोरियल नहीं अटेंड करते या नहीं मतलब इतने अटेंशन से फोकस से अटेंड करते, तो उनको भी पता चल जाए इस चीज का। तो ये चीज सिर्फ एक ने क्लैरिफाई कर दी है। अब चलते हैं हम सैंपल प्रॉब्लम्स पे। तो इसके इसमें हम दो करेंगे, एक 16.02 है और 16.04 है। तो अगेन जो ये है मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ये मैं आपको कोई कोई यहाँ से करवा देता हूँ, तो उसको हम देख लेते हैं। जी, इसमें हमारे पास कहता क्या है कि आपके पास एक वेव है जो कि ट्रेवल कर रही है अलोंग द स्ट्रिंग, और उसका जो आपको क्या नाम है डिस्प्लेसमेंट है वो गिवन है, वो ये गिवन है। आपको पता अगर यहाँ से आपने सिंपल कुछ चीजें इन्फर करनी हो, तो आपको पता जो उसका वाई मैक्सिमम है जो कि एम्पलीट्यूड है वो 0.00327 मीटर है, और जो इसमें के एक्स नेगेटिव ओमेगा टी होता है ना, जो 72.1 है ये उसका वेव नंबर है, एंगुलर वेव नंबर है, और जो ये 2.72 है ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से हम उसमें पार्ट ए में कहा हुआ है कि आप मुझे इसकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी, उसने इसको यू से रिप्रेजेंट किया है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी अगेन वही वेलोसिटी है जो पार्टिकल टू एंड फ्रो इससे मूव कर रहा है, ना कि वेव की प्रोपगेशन की वेलोसिटी है। तो वो जो मैं बात कर रहा था कि जो ट्रांसफर वेलोसिटी है वो इसको जो 16.2 है को मैनिफेस्ट करती है। उसने कहा कि आप मुझे उसकी ट्रांसफर वेलोसिटी निकाल के देनी है एट एक्स, जब आपका जो वेव है वो इस डिस्टेंस में पहुंच चुकी हो और इस टाइम पर हो, मतलब एट टाइम 18.9 सेकंड्स के ऊपर जो वेव की लोकेशन है एट एक्स इक्वल 22.5 सेंटीमीटर, उसके ऊपर ट्रांसफर वेलोसिटी मतलब उस पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो टू और कितनी स्पीड से मूव कर रहे होंगे वो आप मुझे बता दें। कोई नहीं, हमें पता है जो y इज इक्वल टू, हमें ये चीज निकाल दी, जब इसका जो हमें वो डेरिवेटिव लेंगे, अगेन पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे ना कि टोटल डेरिवेटिव लेंगे, तो हम भाई ये वाला आएगा एक्सप्रेशन जो हमने भी रिसेंटली ड्राइव किया है, और इसमें हमारे ओमेगा पता है, हमें एवीजे पता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पता है, और ये हम ये चीज हमें गिवन है, हमें टी पता है, हमें एक्स पता है, हम यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट की तो हमारे पास ये आगे 7.20 मिलीमीटर पर सेकंड, मतलब इस स्पीड से जो पार्टिकल्स हैं वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद व्हाट इज द ट्रांसफर एक्सेलरेशन, इसका ट्रांसफर एक्सेलरेशन क्या होगा एट टी सेम टाइम के ऊपर और सेम एक्स के ऊपर। तो अगेन जब मैंने इस जो ये डिस्प्लेसमेंट है, जो इस पूरे का डेरिवेटिव लिया, जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी मिली, और जब मैं इस वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे ट्रांसफर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो अगेन उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी। अब ये सिंपल सी ये हमारा एग्जांपल थी जिसमें हमें सिर्फ ट्रांसफर वेलोसिटी और ट्रांसफर एक्सेलरेशन डील करना सिखाया जाता है। तो अब हम चलते हैं 16.4 के ऊपर, बिकॉज बीच में जितने भी बाकी आती हैं एग्जांपल वो हमें कवर ही नहीं किए कोर्स के अंदर, तो हमें इंटरफेरेंस की है, तो हम 16.4 पे चलते हैं। 16.4 पे ये कह रहा है कि आपको टू आइडेंटिकल साइनसोइडल वेव्स हैं मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेच स्ट्रिंग,
interfere with each other. The amplitude of each wave is given, वो 9.8 millimeter है, and the phase difference between them is 100 degrees. So what is the amplitude of the resultant wave due to interference and what is the type of this interference? ठीक है, हम देखते हैं टू आइडेंटिकल वेव है, इसका मतलब दोनों के जो आइडेंटिकल वेव का मतलब है एम्पलीट्यूड जो है वो भी सेम है, उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है, उनके जो मतलब वो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज है वो सारी सेम है। हमें उसका रिजल्टेंट बताना, हमें फेज डिफरेंस भी गिवन है। अब हमें पता है जब वो इंटरफेयर करेंगी तो हमने जो उसका एक्सप्रेशन निकाला था वो बात की जब हम वो हमने क्लास में ड्राइव कर लिया था अभी, जो क्लास में हमने रिसेंटली भी ड्राइव किया था, वो मैं एक मिनट निकाल लेता हूँ। हाँ जी, हमने ये रिजल्टेंट इसका निकाला था कि हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो ये है जो कि इस पूरे के बराबर है। अब जो ये वाली चीज है जो येलो हाइलाइटेड है ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पे भी उसने ये कहा कि आप मुझे क्या निकाल दो कि जो उसका रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड निकाल दो, तो उसका जो एक्सप्रेशन था वो इसके बराबर था। ठीक है, हमें यहाँ पे इसका ये पता है कि उसका मैक्सिमम जो सिंगल वेव का उसका एम्पलीट्यूड गिवन है 9.8 मिलीमीटर, वो इंसर्ट करेंगे, जो फेज डिफरेंस है वो इंसर्ट करेंगे और हम ये एक्सप्रेशन निकाल लेंगे कि 13 मिलीमीटर का हमें मिलेगा एम्पलीट्यूड। अब देखें कि ये अगर तो हमारे पास 9.8 को डबल करो टोटली इन फेज होती, तो फिर तो इसका होना चाहिए था कोई 19 मिलीमीटर आना चाहिए था। 19 आना चाहिए, 19 नहीं, 9.8 प्लस 9.8 जो भी बनता हमारा वो अगर इसका डबल होता तो वो कंप्लीटली मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलती, या तो अगर जीरो होता तो हम कहते कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो इसका मतलब है कि ये कोई 13 मिलीमीटर पर दरमियान में करके कहीं है, तो इसको हम इंटरमीडिएट कह रहे हैं। अब अगेन व्हाट इज द फेज डिफरेंस इन रेडियंस, फेज डिफरेंस क्या होगा हमारे पास अगर आपके पास जो एम्पलीट्यूड है 4.9 मिलीमीटर हो। अब ये जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट हो गया है रिजल्टेंट वेव का, तो यहाँ पे हम जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और हमें जो इंडिविजुअल था उसका हमें गिवन था, और यहाँ से हमने फेज जो हमारे पास है फेज जो फेज डिफरेंस है वो निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा 2.6 रेडियन, और ये प्लस माइनस दोनों सा आएगा क्योंकि दोनों इसके रूट्स हैं। और यहाँ से अब आपने करना इसके कोरस्पॉन्डिंग मतलब इन फेज डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग ये बता कर है कि अगर आपके पास 4.9 मिलीमीटर की रिजल्टेंट वेव हो, वो तभी पॉसिबल होगी जब आपका जो फेज डिफरेंस है वो 2.6 रेडियन या प्लस में हो या नेगेटिव में हो, वो जो कोसाइन होता है वो दोनों में आपको सेम आंसर दे रहा होता है। अब इस मतलब फेज डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, मतलब ये बात ये सेम की जाती है कि आपके पास ये जो वाली वेव ये वाली वेवलेंथ है ये रिजल्टेंट है, वो कह रहे हैं इंडिविजुअल वेव है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो ठीक है, आपको पता है कि आपका जो यानी ऑब्टेन फेज डिफरेंस डिवाइड बाय टोटल फेज डिफरेंस वो किसके बराबर होगा 2.636 रेडियन पर 2 पाई रेडियन पर वेवलेंथ। ये आप सिंपल वो अलजेब्रा परफॉर्म करोगे तो 0.42 वेवलेंथ की आपको मिलेगी जो कि एक इंडिविजुअल वेव होगी, मतलब पहली वेव जा रही है 0.42 की और दूसरी वेव जा रही है 0.42 की, तो उनमें जो फेज डिफरेंस है वो कितना है 2.6 रेडियन। तो फिर जो आपको रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 4.9 मिलीमीटर होगा। तो ये चीज थी, तो ये जो एग्जांपल दिया वो ये बताती है कि या तो आप अपने फेज डिफरेंस से चीजें निकाल सकते हैं, या अगर आपको फेज डिफरेंस गिवन है तो आप उसकी इंडिविजुअल जो वेव लेंथ है वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इस एक्सप्रेशन हमने निकाला है। तो ये जो एग्जांपल्स थी आई गेस आपको आप खुद मजीद देख लेंगे, कोई अगर इशू होगा तो इसको हम क्लास में देखते हैं। जब हम चलते हैं अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। जो क्लास में मैंने निशान लगवाए थे वो हमारे पास हैं 3, 4, 5, 7, 9 एंड 10। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 3 से। प्रॉब्लम नंबर 3 में वो आपको क्या स्टेट कर रहा है, वो आपको ये स्टेट कर रहा है कि a wave has an angular frequency 1110 radian per second and a wavelength of 1.80 meter. Calculate the angular wave number and the speed of the wave. तो आई गेस ये तो बिल्कुल आसान सी चीज़ है, अगर आपने इसको सॉल्व किया होगा
जब आपने पूरा चैप्टर देखा होगा तो आपको जो फार्मूला आपको पता होंगे, तो उसने कहा आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है 110 रेडियन पर सेकेंड और आपको वेवलेंथ गिवन है 1.80 मीटर। आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है एंगुलर वेव नंबर एंड स्पीड। तो कुछ नहीं, आपको पता है कि जो आपके पास एंगुलर वेव नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय लैम्डा। तो यहाँ पे आपको लैम्डा गिवन है, यहाँ से आप के निकाल लोगे। और जो v होता है वो होता है एफ इंटू लैम्डा। और एफ की जगह आप सिंपल जो हमारे पास है, एफ एफ इंटू लैम्डा है। तो यहाँ से जो आप एक्सप्रेशन निकाल सकते हो लैम्डा ओमेगा का, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। तो यहाँ से आप एफ निकाल लीजिएगा, उस एफ को इंसर्ट कर दीजिएगा और लैम्डा को गिवन है तो यहाँ से आप वी भी निकाल सकते हो। तो अच्छा, इस पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग है। 4 पे ये कह रहा है कि आपके पास एक सैंड स्कॉर्पियन है और साथ में एक बीटल है। अब सैंड स्कॉर्पियन जो है वो बीटल की जो मोशन है उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक। और मतलब उसको, मतलब जो शिकार होता है बाद में उसके ऊपर हमला करके उसको, मतलब उसका शिकार कर लेता है। अब वो उसको डिटेक्ट किस तरीके से करते हैं, वो कहता है जो बीटल है, अब जब वो मूव करता है, मूवमेंट करता है, तो उससे जो वेव्स निकलती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक ट्रांसवर्स वेव होती है और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती हैं। और दोनों की अपनी अपनी स्पीड्स है। वो आपको स्पीड गिवन है कि जो आपके पास ट्रांसवर्स वेव जो उसकी वेलोसिटी है वो गिवन है 50 मीटर पर सेकंड। और जो आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है उसकी जो वेलोसिटी है वो गिवन है 150 मीटर पर सेकंड। जब ये वेव्स इस स्कॉर्पियन की लेग्स तक पहुंचती हैं तो उसको मतलब उसको अंदाजा होता है कि वो जो बीटल है वो किस फासले पे है। और अब उसने आपको कहा हुआ कि ये चीजें गिवन है आपको। एंड उसने कहा तो जब जो वेव्स हैं वो 0.4 मिली सेकेंड्स तक स्कॉर्पियन के लेग तक पहुंच गई हैं, तो आप बताएं कि जो बीटल का डिस्टेंस है स्कॉर्पियन से वो कितना है, ठीक। तो हम इसको ऐसे देखते हैं, हमारे पास मैं जो गिवन डाटा पहले वो लिख दूं। तो जो वेलोसिटी है आपके पास ट्रांसवर्स वेव की वो है 50 मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी है लॉन्गिट्यूडनल वेव की वो है 150 मीटर पर सेकेंड। और जो वेव्स हैं जो जिस टाइम इंटरवल पे पहुंचती हैं उसके पास वो है 4 मिली सेकेंड। इसको आप कन्वर्ट कर दोगे इनटू सेकंड्स में तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻³ अब आपने डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द बीटल एंड द स्कॉर्पियन। तो वो कुछ भी नहीं, आपको पता है अब डिस्टेंस है सिंपल, आप एस इक्वल टू वी टी कर लो। तो जब आप वी करोगे यार, आपने मर्जी आप यूज कर लो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेलोसिटी यूज कर लो इनटू डेल्टा टी। टाइम कौन सा, सॉरी डेल्टा टी नहीं, टाइम यूज कर लो जो कि यही जो हमने यूज किया है ट्रांसफर वेलोसिटी का टाइम, वो मतलब जो वेव ट्रांसफर वेव है वो किस टाइम पे उस तक पहुंच रही है वो यूज कर लो, या फिर आप यूज कर लो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और टाइम है लॉन्गिट्यूडनल वाला, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो किस टाइम तक उस पॉइंट पर पहुंच रही है, मतलब स्कोपिक इलेक्ट तक पहुंच रही है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर लो वो आपको डी ही देगा। तो अब हमें हमें जो मतलब ये जो डेल्टा टी है वो गिवन है, इंडिविजुअल टाइम्स गिवन नहीं है। मतलब जो दोनों वेव्स हैं वो आपस में इस टाइम इंटरवल से रीच करती हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं कि जो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, मतलब अगर मैं बात करूँ ये दोनों आपस में हमारे पास बराबर आ जाती हैं। तो ये भी डी के बराबर और ये भी डी के बराबर, लिहाजा बी टी 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 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल इनटू टाइम लॉन्गिट्यूडनल। अब यहाँ से अगर मैं ये करूँ कि टी टी ओवर टी एल इज इक्वल टू वी एल ओवर वी टी, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे मुझे इन ये दो वेलोसिटी मुझे गिवन है, मुझे ए वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल भी गिवन है जो कि 150 मीटर पर सेकंड है और ये 50 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से मुझे मिल गया 3। तो इससे मुझे एक रिलेशन सामने आया, तो जो टाइम है ट्रांसफर वेलोसिटी का वेव का वो है 3 टाइम टाइम लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी वेव का। ये क्या चीज स्टेट कर रहा है, ये बता रहा है
तो जो मेरे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसका जो टाइम होगा, मतलब वो लॉन्गिट्यूडनल वेव जल्दी पहुंच जाएगी उसकी लेग तक स्कॉर्पियन की, और जो मेरा ट्रांसफर वेव होगी उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव का 3 टाइम्स टाइम रिक्वायर्ड होगा उस तक पहुंचने के लिए। और ऐसा सेंसिटिव बना रहा, बिकॉज जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसकी स्पीड भी ट्रांसफर वेव से ज्यादा है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव ज्यादा जल्दी मूव पहुंच जाएगी, और वो कम थोड़ी देर बाद पहुंचेगी, और वो ये आपको टाइम इंटरवल गिवन है। अब हमें दोनों के कितनी देर बाद पहुंचेगी वो गिवन है, मतलब जो डेल्टा टी है वो किस तरीके से, ये जो हमारे पास वो है ट्रांसफर वेलोसिटी का जो टाइम है, वेव का टाइम है, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव का टाइम है वो डिफरेंट है, वो गिवन है, वो है हमारे पास 4 मिली सेकेंड्स। अब जो मेरे पास है टी टाइम ऑफ ट्रांसफर इस वेव का वो गिवन है 3 इंटू टी एल, नेगेटिव टी एल इज इक्वल टू 4 समथिंग। और यहाँ से आप, सॉरी ये इधर सिंपल टी एल है, तो यहाँ से आप 2TL निकाल लोगे, और यहाँ से आप TL की वैल्यू निकाल लोगे जो कि आती है हमारे पास 2 × 10⁻³ सेकेंड्स। अब ये आपका निकला। अब आपको टी निकालने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमने कहा था, मैं डिस्टेंस से कहा, हमारा डिस्टेंस है हमारे पास, अगर हम वेलोसिटी यूज कर लें लॉन्गिट्यूडनल की और टाइम भी यूज करें लॉन्गिट्यूडनल का, तो हम उसे निकाल लेंगे। जो वेलोसिटी पता है वो है 150, और टाइम में निकाल लिया 2 × 10⁻³ तो यहाँ से आप जो उसका रिलेशन है वो निकालोगे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस है। मतलब अगर आपके पास ये बीटल है, ये दो वेव्स प्रोड्यूस करता है, एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है, और दोनों अपनी अपनी स्पीड से मूव कर रही हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो जल्दी पहुंच जाती है इसकी लेग तक, और जो ट्रांसफर है वो थोड़ी लेट पहुंचती है। और कितनी लेट पहुंचती है वो डेल्टा टी गिवन है 4 मिली सेकेंड। तो उसने कहा कि आप मुझे ये बता दें कि जब उनकी ये स्पीड्स हैं और वो इतने टाइम इंटरवल से पहुंच रही हैं, तो उनके आपस में दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो वो हमें इस तरीके से निकाल लिएगा। जो दोनों का डिस्टेंस होगा वो उनकी वेलोसिटी टाइम टाइम के बराबर होगा। तो हमें ये दोनों टाइम इंडिविजुअल टाइम नहीं गिवन, मगर हमें पता है कि दोनों आपस में बराबर होंगे, इनकी रेशियो सेम रहेगी। तो ये हमें वेलोसिटी गिवन है दोनों की। यहाँ से हमने एक का टाइम निकाल लिया और पुट करके हमने उसका डी निकाल लिया। ठीक, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पे। 5 ये स्टेट कर रहा है कि आर्क पर एक साइनसॉइडल वेव है, ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रिंग। द टाइम फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो is 0.170. What are the period and frequency? C part में the wavelength is 1.40 meter. What is the wave speed? तो ये स्टेट कर रहा है, तो अकबर ये पूरी वेव है, और उसने कहा है कि आपको जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां से जो उसका 0 पॉइंट अगर डिस्प्लेसमेंट आता है, तो उस पर जो उसको टाइम रिक्वायर्ड है वो है 0.170 मतलब क्या कि आपका जो टाइम रिक्वायर्ड है अपने मैक्सिमम पॉइंट से जीरो तक डिस्प्लेसमेंट आने के लिए वो इतना है। तो आपने निकाल के देना है सबसे पहले पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। आपने टाइम पीरियड निकालना है, फिर आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो गिवन है 0.170, मगर देखिए कि यहाँ से यहाँ तक पूरी वेव कंप्लीट होती है। तो अगर ये इसका क्वार्टर हो गया, ये इसका हाफ हो गया, ये थर्ड क्वार्टर हो गया, और ये फोर्थ हो गया। तो जब मुझे यहाँ से यहाँ तक का गिवन है, और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर एक कंप्लीट ऑसिलेशन के जो आपको टाइम रिक्वायर होता है, तो कंप्लीट ऑसिलेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट होता है। इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ए, और इस पॉइंट को मैं बी, मतलब ए से बी तक कंप्लीट ऑसिलेशन परफॉर्म हो रही है। तो आपको क्वार्टर उसका टाइम गिवन है, अगर हम टाइम पीरियड निकाल रहा हूँ पूरी ऑसिलेशन का, तो आप उस क्वार्टर टाइम को मल्टीप्लाई कर दो 4 टाइम्स इंटू 0.170। जो ये वाला टाइम आएगा ये पूरे का पूरा ए से लेकर बी तक का आएगा, तो यही हमारे पास टाइम पीरियड होता है।
जब आपने टाइम पीरियड निकाल लिया, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे 1/t करके, आपने वो निकाल ली। अब दूसरा उसने बात की कि अगर तो आपको वेवलेंथ गिवन है 1.40, तो आप मुझे इसकी स्पीड बता दें कि स्पीड क्या होगी। हम बोले v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होती है, एफ हमने यहाँ से निकाल लिया हुआ है, लैम्डा गिवन है, तो यहाँ से आप स्पीड भी निकाल सकते हैं। ठीक, ये हमारे पास फिफ्थ भी हो गया। अब हम चलते हैं सेवंथ पे। A transverse sinusoidal wave is moving along a string in the positive x direction with a speed this. ठीक है, at t is equal to 0, the string particle at x is equal to 0 has a transverse displacement 4 centimeter from its equilibrium position and is not moving. The maximum transverse speed of the string particle at x is equal to 0 is 16 meter per second. What is the frequency of the wavelength of the wave, एंड बाकी आगे उसने फॉर्म दी भी, आगे जो चीजें निकाले वो हम बाद में बात करते हैं। तो पहले हम जो है सेवन में, वो ये कह रहा है कि आपको एक एक स्पीड मतलब एक वो है। ठीक है, पहले हम इसको स्टेट कर लेते हैं। वो ये है कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसकी जो स्पीड है वो गिवन है आपको। वो वो जो वेव की स्पीड है वो गिवन है कि वो 80 मीटर पर सेकंड से वो वेव प्रोपेगेट कर रही है। और उसने कहा कि जब आपका टाइम जीरो हो गया और एक्स जीरो हो गया, जो अब पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट है जो वाई, वो है 4 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लो मीटर के अंदर। अब दूसरी ने ये कहा कि आपके पास जो वेलोसिटी है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी का जो मैक्सिमम है वो गिवन है आपको, वो है 16 मीटर पर सेकेंड। फिर आपने निकालना क्या है, आपने निकालनी है जो चीजें, आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी के लिए आपने वेवलेंथ निकालनी है, फिर आपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है, एंगुलर वेव नंबर निकालना है, सिमिलरली आपने ओमेगास भी निकालना है, फेज डिफरेंस भी निकालना है, और वेव इक्वेशन भी ड्राइव करनी है। ठीक, तो हम ऐसा करेंगे। तो अगर हम देख, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं जो हमें पता है, सिंपल। y इज इक्वल टू, जनरल इक्वेशन, y m साइन के एक्स नेगेटिव ओमेगा टी प्लस सम फेज कांस्टेंट फाइन आउट। ठीक, अब मैंने इसकी ट्रांसफर वेलोसिटी निकालनी हो, तो मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लूंगा। तो वो हमने पहले से मेजर किया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है, वो इसके बराबर आ जाएगा आपको, साइन के एक्स नेगेटिव ओमेगा टी। और फेस कौन सा वैसे जीरो होता है, तो भाई जीरो ही आ जाएगा हमारे पास। इसमें जो हम टाइम के डेरिवेटिव लेंगे, तो साइन ठीक है, इसमें फेस आएगा हमारे पास, फेस कांस्टेंट ये आ गया हमारे पास। और इसके बाद ठीक, अगर मैंने मैक्सिमम की बात करनी हो, वी टी का जो मैक्सिमम है वो कब होएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसके बराबर होएगा, जब ये पूरी चीज जीरो हो जाए, आर्गुमेंट पूरा जीरो हो जाए, मतलब कोसाइन वन हो जाए, तो लिहाजा मेरे पास जो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाए, वाई एम के बराबर आ जाए। अब ये सिचुएशन, अच्छा ये अगर मैं इसकी बात ना करूं, मैग्नीट्यूड की बात ना करूं, तो ये नेगेटिव आएगा। उसने मुझे एक चीज क्या गिवन दी हुई है, उसने क्या कि आपको जो वेलोसिटी है, ट्रांसफर वेलोसिटी की, वो मैक्सिमम 16 मीटर पर सेकंड है, तो वो पॉजिटिव में है मेरे पास। तो यहाँ पे मेरा जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर तो मैं अपना जो नेगेटिव के एक्स नेगेटिव ओमेगा टी अस्यूम कर रहा हूँ, जो कि राइट मूविंग वेव है, इसकी वजह अगर मैं लेफ्ट मूविंग वेव कर लूँ, मतलब मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लूँ, तो फिर मेरे यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब जो मेरी जो एक्सप्रेशन है, वो अपने जो मेरा गिवन डाटा उससे क्या हो जाएगी, मैच कर जाएगी। तो यहाँ पर ये मैंने लिखी, ये मैंने जेनेरिक लिखी है इक्वेशन। ठीक है, तो हमने बात की थी वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। हमने जब नेगेटिव लेके देखा तो हमें यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा था, हमने नेगेटिव हमारे लिए फिजिबल नहीं है, बिकॉज जो हमें गिवन है वो पॉजिटिव में गिवन है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो तभी पॉसिबल होगी जब हम राइट मूविंग वेव की बजाय लेफ्ट मूविंग वेव कंसीडर करेंगे, और वो पॉजिटिव के साथ आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस केस में हमें पता है ये पूरी चीज किसके बराबर है, ये हमें गिवन है 16
मीटर पर सेकंड के साथ हमें गिवन है। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से आगे चलते हैं। ओमेगा किसके बराबर आएगा? ओमेगा आएगा 16/y मैक्सिमम। अब देखें, जब उसमें क्या आपके पास जब ये पार्टिकल, जब ये चीज थी एट एक्स टी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, तो पार्टिकल था वो ऑलरेडी अपने इस डिस्प्लेसमेंट के साथ था। इसका मतलब है कि ये ये ओरिजिन पे पॉइंट है, जो आपको जो डिस्प्लेसमेंट है वही है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप एम्पलीट्यूड डिफाइन कर रहे हो। जो आपका वाई एम हो जाएगा वो 16/0.040 आ जाएगा। यहाँ से आप इस ओमेगा की वैल्यू निकालोगे। जब ओमेगा निकालोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ से आप क्या निकालोगे? फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। और फ्रीक्वेंसी का जब वी, अब आपने निकालना है वेवलेंथ, तो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आपको एफ पता है, आपको स्पीड गिवन है, स्पीड आपको गिवन है, तो स्पीड भी गिवन है। यहाँ से आप अपना लैम्डा निकाल लोगे, लैम्डा भी गिवन हो गया आपके पास। और फिर के इजी निकाल लोगे 2 पाई बाय लैम्डा, यहाँ से आप के भी निकाल लोगे। अब आपने लिखनी है वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन के लिए आपको पता है सिंपल, जो y है वो वाई एम, तो वाई एम कितना है? 0.04 साइन के की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, वो आएगी 5 रेडियन पर मीटर। और यहाँ से जो वेवलेंथ है वो 1.3 मीटर है। जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है वो आती है 64 हर्ट्ज। और जो इसके कोरस्पॉन्डिंग ओमेगा आता है, ओमेगा की वैल्यू है 400 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो अब के है, तो के की वैल्यू करेंगे 5x, तो x वैसे का वैसे ही हमारे पास रहेगा। और ए आएगा पॉजिटिव, के एक्स ए पॉजिटिव ओमेगा टी, ओमेगा किसके किसके बराबर मैंने कहा था? 400, टी वैसे का वैसा। अच्छा, अब आगे आ गया फेज कांस्टेंट, फेज डिफरेंस वो कितना है? अच्छा वो देखें, हमें उसने कहा था कि आपके पास एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस टर्म के अकॉर्डिंग आपको ये मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास? जब अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं, एक्स जीरो है, टी जीरो है, तो ये पूरा जीरो हो गया। तो इसका मतलब है कि फेज कांस्टेंट कितना होना चाहिए? अगर मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए मैक्सिमम, वो कितना होना चाहिए मेरे पास? जो फेज कांस्टेंट है वो कितना होगा? अगर तो वो पाई/2 होगा, तभी साइन पाई/2 कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो मेरे पास जो एम्पलीट्यूड आएगा वो 4 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब मेरा फेज कांस्टेंट, जो मेरा फेज कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या पुट कर दूं मैं यहाँ पे? पाई/2। तो ये जो आगे पूरी वेव इक्वेशन है, आपने वो भी एक्सप्रेस कर दी। ठीक, इसी तरह का जो प्रॉब्लम है वो आप इसको डील करोगे प्रॉब्लम नंबर 9 के अंदर। तो प्रॉब्लम नंबर 9 में चलते हैं। आपके पास टू साइनसॉइडल वेव्स हैं। ठीक है, वो इस तरह मूव कर रही हैं, मतलब एक एक ही वेव है, सेम वेव है। आपने उसको डिफरेंट टाइम के ऊपर जर्क के देके प्रोड्यूस किया। ठीक, उसका आपको एम्पलीट्यूड भी उसको जो दोनों वेव के आपने दरमियान जो वो है डिफरेंस है वो भी गिवन है आपको। और वो किसे मतलब टाइम से लैग कर रही है, मतलब आपने पहली वेव को जर्क दिया, पहली वेव को जर्क देने के बाद आपने 4 सेकंड का वेट किया और फिर दूसरी वेव जनरेट की। ठीक, तो अब उनके दरमियान जो टाइम का डिफरेंस है वो 4 मिली सेकेंड है। और जो जिस वो डिस्टेंस वेरी कर रही है वो भी गिवन है 6 सेंटीमीटर। आपको पूरी वेव की हाइट भी गिवन है 6 मिलीमीटर। आपको जो इक्वेशन है वो बतानी है कि वो उसमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना है, के एंगुलर जो है वेव नंबर वो कितना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है। और आपने चूज करना है कि जो हमारे पास पूरी इक्वेशन होती है प्लस माइनस ओमेगा टी में, उसमें पॉजिटिव ओमेगा लेंगे या नेगेटिव ओमेगा लेंगे। ठीक है, तो अगेन इसको देखते हैं। ठीक, ये वेव है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है डी वो भी आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक, और जो टाइम है जिस टाइम से
वो लैग कर रही हैं, वो भी गिवन है 4 मिली सेकेंड। अच्छा, और उसने कहा है जो पूरी की पूरी हाइट है आपके पास, वो एज वो भी गिवन है, वो है 6 मिलीमीटर। तो सबसे पहली बात, अगर तो मैंने वो निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, मतलब मैंने ये चीज निकालनी है वाई एम, तो मुझे पता है कि ये पूरी चीज 6 है, तो मैं वाई एम कर दूंगा हाइट ओवर 2। अगर पूरी वेवलेंथ मेरे पास, पूरी ये वाली वेवलेंथ है, ये एज है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 मिलीमीटर। ठीक हो गया। इसके बाद हमने यहाँ से अगर निकालनी हो इसकी स्पीड की बात करें, तो वह हमें पता है एस इज इक्वल टू वी टी होता है। यहाँ से अगर हम वी निकालना चाहें तो वो एस ओवर टी होता है। हमें एस गिवन है, ठीक है। एस हमें ये वाली चीज गिवन है जो इनके दरमियान डी, जिसने वो कवर कर रहे हैं, वो गिवन है 6 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 0.06, और टाइम गिवन है कि कुछ टाइम इंटरवल से वो वेरी कर रही हैं, वहां से आप उसकी स्पीड निकाल लोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट चलने से पहले उसने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी हमें। उसने ये कहा है कि जो आपके पास द टिक मार्क्स हैं अलोंग द एक्स एक्सिस आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। मतलब जो आप उसने एक मार्क यहाँ पे लगाया हुआ है, एक मार्क यहाँ पे लगाया, एक मार्क यहाँ पे लगाया है, ये सारे मार्क्स 10 सेंटीमीटर के फासले पर बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने पूरी एक वेव कंप्लीट करनी हो, तो पूरी वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ से 10 हो गया, ये 20, ये 30 और ये 40। तो अगर मैंने वेवलेंथ निकाली, हमने पहली बात की थी कि आप ए, जो है मतलब ट्रफ का जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां से वहां तक मेजर कर लो, या फिर सिंपल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मेजर कर लो, बात सेम देगी। अगर हम ट्रफ की बात करें, क्रस्ट की बात करें, तो क्रस्ट के लिए अगेन ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, फिर यहाँ से यहाँ तक अगेन 10 है, 20 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 30, और फिर यहाँ से अगेन यहाँ तक 40। तो अब वो जो वेवलेंथ है वो आपको गिवन है, और वेवलेंथ हमारे पास आती है 40 सेंटीमीटर। अगेन इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 0.40 मीटर। ठीक, जहां से अगर आपने के निकालना हो तो वो सिंपल 2 पाई बाय लैम्डा आ जाएगा, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 16 रेडियन पर मीटर। और अगर आपने ओमेगा निकालना हो, तो आपको पता है ओमेगा किसके बराबर होता है, के इंटू वी, और ये के हमें गिवन है 16। और ये स्पीड, ये जो वेलोसिटी है, ये वेव की प्रोपगेशन की वेलोसिटी है, स्पीड है, ये हमें पता है ये 15 है। ये हमने क्लास में रिजल्ट ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालोगे 2.4 × 10⁻²2 रेडियन पर सेकेंड। आपने एंगुलर ये भी निकाल ली। तो अब आगे चले, अब हमने इसके बेसिक इक्वेशन लिखनी है। तो y इज इक्वल टू वाई एम साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। अब हमें वाई एम पता है, वाई एम क्या है, ठीक है। वाई एम हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है, ये हमारे पास वाई एम आ गया। हमें वाई एम पता है, हमें के की वैल्यू पता है, ठीक हो गया। तो के पता है, वाई एम पता है, हमें ओमेगा भी पता है, जहाँ से हमें ओमेगा भी पता चल गया। तो हमें एक्चुअली में हर चीज पता चल गई है। अब हमने ये बताना है कि ये इसमें प्लस लगाएंगे नेगेटिव लगाएंगे, तो वो आप उसकी वेव फॉर्म है वो देखें। हमारी जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स से प्रोपोगेट कर रही है, तो इसको जो इसकी जो वेव फॉर्म है उसको देख के मैं बता देंगे कि हमारे पास ये वेव है वो हम पॉजिटिव वाला साइन लेंगे और नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। अब मैं उसकी वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, जो मतलब ये जो है एम्पलीट्यूड है वो 0.003 आ गया, साइन इंटू के की वैल्यू हमने निकाली है 16 इंटू एक्स। अब ये नेगेटिव है बिकॉज वो राइट मूविंग वेव है, नेगेटिव इंटू 2.4 × 10⁻² इंटू टाइम, वैसे का वैसा। तो ये वाली मेरी पूरी की पूरी वेव इक्वेशन आ गई। तो ये हमारे साथ प्रॉब्लम नंबर 9। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 10 है, ये आपने करना है। अगर आपको कोई इसमें इश्यू आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको मजीद देख लेंगे। लेकिन इनमें ऐसा है कि इनमें अगर आप एक टेक्निक की बात करें, तो सबसे पहले आपको एक वेव इक्वेशन आनी चाहिए। वेव इक्वेशन आने के बाद आपको ये पता हो कि आपने राइट मूविंग वेव लेनी है या लेफ्ट मूविंग वेव लेनी है, और वो आपको प्रॉब्लम में गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। जैसा इस प्रॉब्लम में जो लास्ट प्रॉब्लम है उसमें आपको ग्राफ देकर बता पाएगी कि ये राइट मूविंग है, ये लेफ्ट मूविंग है। या फिर जो पिछले प्रॉब्लम के अंदर हमें
उसने बताया हुआ था कि जो उसका ये बाउंड्री जो गिवन कंडीशंस हैं, वो गिवन हो, कि गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप बता दो कि आपका जो फेज़ डिफरेंस है वो किसके बराबर आता है। और वहाँ से देख के फिर आपको ये चीज़ गिवन है, फिर आपको ये भी गिवन है, जो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी है वो ये है और वो पॉज़िटिव में है। जब आपने उसका जो वेव इक्वेशन के थ्रू करके निकाला, तो वो तभी पॉज़िटिव में आएगी जब आप उसका लेफ्ट मूविंग वेव कंसीडर करोगे। तो इस तरह आपको ये चीज़ें ये पता होनी चाहिए। फिर आपको ट्रांसवर्स स्पीड और जो वेव की स्पीड है वो पता होनी चाहिए कि वो उनमें फ़र्क क्या है। और फिर बाकी सिंपल रिलेशंस हैं कि के का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, स्पीड का क्या रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ। ये सारी चीज़ें आपको गिवन अगर आपको फॉर्मूला याद है, गिवन है सॉरी मेमोराइज़ है, तो आप ईज़िली किसी भी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर अगेन कंप्लीट हो गया। आई गेस इसके जो प्रॉब्लम्स थे वो आपको एक बार फिर से दोबारा से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे खुद से, जो मैंने करवाए भी हैं। अगर कोई मसला होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? तो इसको स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।